देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। एक तरफ शहर इख्तिदार के अंदर एक सियासी तमाशा जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा तकरीबन आबादी मुतासिर है सैलाब के नतीजे में और उनके मसाइल हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बाहम दस्तों गिरबान हैं। उनके बयान से तासुर नहीं मिलता कि उन्हें अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी है। आज भी मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस मीटिंग में इमरान खान पर इल्जामात की धुआंधार बारिश की। उनका क्या कहना था ये पहले सुन लेते हैं। इसी तरह इक्तदार में आए सियासी मुखालफीन को जेलों में डालकर आपकी पूरी सियासत बेसाखियों के ऊपर मबनी है। आपने अपनी सियासत खैरात के पैसे से की, आपने अपनी सियासत दूसरों के पैसे दूसरों की बेसाखियों पर की। इक्तदार में आप बेसाखियों से आए क्योंकि आपको तो ये भी आदत है कि आपके जलसों में कुर्सियां भी वो बेसाखियां लगाएं। आज फटफड़ा क्यों रहे हैं? आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पहली दफा सियासत अपने बलबूते पे करनी पड़ रही है जो आपको करनी आती नहीं है। तो धमकियां देते हो। किसको धमकियां देते हो? 4 साल जेलों में रखा, सजाए मौत की चक्कियों में रखा, अदालतों में रेफरेंस नैब ने दिए, नैब न्याजी गठजोड़ बना। दूसरी जानिब नाजरीन, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का जो कागजी अहवाल है वो बयान किया। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। गवर्नमेंट का सब फुल फोकस जो है वो इस वक्त डी वाटरिंग पे है। साथ साथ में जो गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड कर रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 16,650 टेंट्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। 10,000 से ज्यादा तरपाल जिसे ट्रेपलिन कहते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। 16,650 टेंट्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। 10,000 से ज्यादा तरपाल जिसे ट्रेपलिन कहते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। 43,141 राशन बैग्स गवर्नमेंट ने सिर्फ पिछले 24 घंटे में मुख्तलिफ फैमिलीज को दिए हैं। मतलब 43,000 फैमिलीज को राशन बैग कल एक दिन में गवर्नमेंट ने दिए। इस प्रेसर में ऐसा महसूस हो रहा था कि मुकम्मल तौर पे हालात काबू में हैं, जबकि जमीनी हकाइक क्या हैं उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे। गरीब कौम के 34 लाख बच्चे घरों की छतों से महरूम हैं, 10 लाख मकानात गिर गए हैं और 34 लाख एकड़ ज़रई जमीन पानी में डूबी हुई है। गंदे पानी की वजह से पेट और सांस की बीमारियां फैलने से सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। तो लेकिन शर्जील नाम मेमन साहब जो है वो ये बात कर रहे थे सारी, और जो है क्या कहते हैं बता ऐसे रहे थे कि जब जैसे सारी चीजें जो है वो ओके हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें जो है वो जमीन पर उस तरह से नहीं है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए दादू, बदीन, सेवन और सांगर और मुख्तलिफ इलाकों से सिंध के, जहाँ पे ज्यादातर जो सूरत हाल काबू में रखी हुई है वो और जो काम करती हुई हमें नजर आए वो ज्यादातर पाक फौज की तरफ से हमने देखा कि जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं खास तौर पे, और वो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नजर भी आया उन 3-4 दिन के अंदर भी, और उनकी तरफ से काम होता है भी नजर आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसका जो किरदार बनता है वो ठीक है कि है कहीं ना कहीं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हो सकता है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। एक्चुअली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता पिछले 15 सालों के अंदर, 14 सालों के अंदर, मैं यहाँ एक बात आपको ये फिर दोबारा बता दूं कि सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल तीसरे टेन्योर के साथ है, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी, जबकि इसमें अब मौजूदा टेन्योर में वो वफाकी हुकूमत में भी है और माजी में भी वो वफाकी हुकूमत में रहे। उसके बाद से दो जो टेन्योर से वो उनके सूबाई हुकूमतों के थे और सूबाई हुकूमत अभी भी यहाँ भी उनकी है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला और सबसे ज्यादा तबाहकुन जो सूबा है वो सूबा सिंध है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है। और जो मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिंध के अंदर इन दिनों देख कर आई हूँ
वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है खासतौर पे पहले भी और जो अभी भी मैंने देखा है, और मेजॉरिटी जो सारी सिचुएशन है उसमें वो ये है कि जी कच्चे घर बने हुए हैं, कच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कच्चे मकानात हैं, पक्का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर सिवाय कराची के या फिर कुछ हैदराबाद के, उससे आगे बिल्कुल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, जब सैलाब आया और जब ये बारिशें हुई, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जो कच्ची मिट्टी होती है जिसको कहते हैं चिकनी मिट्टी भी, या जो ब्रिक्स हैं, जो सारी चीजें, वो अपने साथ पानी जो है वो ले गया बहाकर। और जो हमने 3-4 दिन ये प्रोग्राम चलाया सैलाब का, तो उसमें सैलाब से तबाहकारियों का फ्लड रिलीफ स्पेशल प्रोग्राम जो आपने ट्रांसमिशन देखी 3-4 दिन, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो LBOD और RBOD की बात हो रही है बहुत ज्यादा इंडस रिवर के ऊपर, यानी कि लेफ्ट बैंक की और राइट बैंक की जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर हमारा, उसमें सारा जो है मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो ये है कि जी वो सारा इसलिए बह गया कि वहां पे वो जाके चौक हो गया ड्रेनेज सिस्टम में। जब सारी चीजें जाके कच्ची चीजें होंगी, कच्ची मिट्टी, ब्रेक, सारी चीजें, तो वो चौक हो जाएगी जाके जब, तो फिर यही होगा। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। शर्जील इनाम मेमन साहब आज फिर प्रेशर कर रहे थे, लेकिन प्रेशर तो आप करें, बिल्कुल करें, आपका हक है, लेकिन आप लोगों को ये बताएं भी कि ये जो सारी सिचुएशन इमर्ज हुई और जो बनी है, उसके पीछे एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, एक्चुअल वो आपकी नाअहलियां हैं, कोताहियां हैं, नालायकियां हैं जो आपकी हुकूमत ने की हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन इमर्ज हुई है। वेल, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जी, आज इस्लामाबाद, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान पर कायम तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया और दौरान समाअत अदालत में तीसरा जवाब भी जमा कराया गया था। अच्छा, अब क्या जी, ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने आपका हल्फनामा पढ़ लिया है, क्या कुछ और है जो आप शामिल करना चाहेंगे? अदालत ने ये इस्तफसार किया। अदालत का कहना था कि पहली नजर में ये तौहीन अदालत का केस था, लेकिन इमरान खान के तर्ज अमल की वजह से अब खारिज किया जा रहा है। तौहीन अदालत के मुकदमात बहुत एहतियात करते हैं, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को जारी करदा जो नोटिस है उसको मुस्तरद कर रहा है, जिससे PTI जिसमें इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मौसर तरीके से खत्म हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लार्जर बेंच का ये मुत्तफिका फैसला है, और फिर उसके बाद ये केस खत्म कर दिया। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये है कि चूंकि केस खत्म हो गया, तो उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने जो है रिस्पॉन्ड किया इस सारे मामले पे, और उन्होंने खास तौर पे इस हवाले से कहा कि ये जो सारा मामला था उसमें तौहीन तो हुई है। उन्होंने ये बात क्लियरली कही कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस पे किस तरह से जो है वो रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ लेने की अगेन उन्होंने बात करी है इस हवाले से। और साथ ही साथ उन्होंने फिर शिकायती और गिला करने वाले अंदाज में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये बात की आज उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि सब ने उनको लाडला और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा खास तौर पे इस हवाले से। लेकिन फिर भी ये एक अगेन सीरियस नौयत की बात है कि जिस तरह की उन्होंने आज भी गिला किया इस हवाले से। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तौहीन तो हुई है, पूरी दुनिया के सामने हुई है, केस खारिज हो गया कहने के बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितना खान को माफी मिली है। और ये उन्होंने इस हवाले से आज तौहीन अदालत के केस खत्म होने के बारे में ये कहा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया सामने। लेकिन इस सब में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हुकूमती हलकों का बुनियादी मसला सिर्फ यही नजर आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब है, दूसरी तरफ मरियम नवाज है जो अपने पासपोर्ट की वापसी के हवाले से बात कर रही हैं, और इमरान खान है जो कि तौहीन अदालत केस में बरतरफी की खबरें पर ट्वीट्स करते हुए जी नजर आ रही हैं। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है, इसी सब पर जी बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और इशू अभी आज बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हो गया, और वो ये कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा अब इशू इमर्ज होगा, और इसके ऊपर भी सब लोग बात करेंगे आज और आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन का हवाले से। और बड़ा इलेक्शन कमीशन का भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पे बात करते हैं जी। सबसे पहले जी मेहमानों में मौजूद है शौकत बसरा तहरीक इंसाफ से,
सिद्दीकुल फारूक मुस्लिम लीग नून से और जुल्फिकार अली बदर जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तीनों मौजूद मेहमान पैनल में होंगे। लेकिन एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग इट एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जी सारी बात हो रही है, इसी वक्त पे बात करेंगे। सबसे पहले जी शौकत बसर सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसर साहब आपकी तरफ आऊंगी। शौकत बसर साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं हुकूमती हल्के की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा को बहुत तकलीफ है, उसके ऊपर उनका तौहीन तो हुई है और उसके बावजूद जो है वो इमरान खान साहब को इस केस में बरी किया जा रहा है। तो इसी तरह लोग पूछ रहे हैं हालांकि उनसे भी कि एवनफील्ड रेफरेंस में और उस सारे मामलात में करप्शन तो हुई है, चोरी तो हुई है, अवामी पाकिस्तानी अवाम पूछती है उनसे, उसके बावजूद उनको भी उनकी सजाएं खत्म की जा रही हैं। बहरहाल दैट इज एन अनदर डिबेट। लेकिन वो इमरान खान साहब के हवाले से आज ट्वीट करती हुई पाई गई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, बात ये है, असल में इनको इमरान खान फोबिया हो गया है। तो वो दोपहर शाम सोते जागते एक ही बस, उसकी वजह ये इनके खान साहब इनके नर्व्स पे इसलिए सवार हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो है खान वर्सेस खान। आप अंदाजा कीजिए कि 13 जमातें एक जगह इकट्ठी हैं, लेकिन उनको हर जगह नाकामी हो रही है। अवाम उनके सख्त खिलाफ हैं, बल्कि नफरत की हद तक जा चुके हैं। लोगों में इस वक्त बेचैनी है, 2 वक्त की रोटी से लोग तंग हैं और आप उनकी हर साजिश नाकाम हो रही है। वो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया खान साहब को डिफेम करने का। कभी गिरफ्तारी की सोच रहे हैं, कभी -1, कभी तोशा खाना, कभी फराग होगी, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, कभी अब आस लगाए बैठे थे कि -1 हो जाएंगे यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है, परेशानी है, काम पे टांग रही है पूरी अपोजिशन की, इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे। आपने देखा कि पंजाब में इनकी हुकूमत थी और पंजाब ही इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या बना पंजाब में? पंजाब में इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, प्री पोल रिगिंग की, इन्होंने अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, धांधली की, टीचर्स को इस्तेमाल किया। रिजल्ट क्या निकला? लोगों ने कोई प्रेशर नहीं लिया। इनकी गाड़ियों पे बैठकर, इनके कैंपों से खाना खा के, इनके कैंपों से पर्चियां लेके अंदर जाके वोट डाल दिया पल्ले पे। सो अब असल में इनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या। और पूरा सिस्टम इस वक्त मैं ये समझता हूं कि खान के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि बस इज्जो मन तशा बस जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो खान साहब के खिलाफ ये जितनी साजिशें कर रहे हैं, खान साहब उतना ही अवाम में पॉपुलर हो। उसकी वजह देखें, लोग इनको बार बार आजमा चुके हैं, लोग इनको देख चुके हैं। 70 साल तो हुकूमत में ये आमरीत रही है, ये 13 पार्टियां रही। अब ये 13 पार्टियां सिर्फ खान के डर से एक दूसरे को कहती क्या है, अंदाजा करें। 74 की काबीना है, 74, और ऊपर से कहते क्या, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और एक दूसरे कहते हैं लड़ना नहीं वरना खान आ जाएगा। तो मुझे बताइए, तो अब अगर अवाम और अल्लाह की मदद खान के साथ है, वो खान के साथ नहीं, वो पाकिस्तान के साथ है इनफैक्ट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो खतरे में है। अवाम जो है वो बेचारे इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही, हम 2 वक्त की रोटी खाएं, बच्चों के लिए हम दवाई खरीदें, हम बच्चों को तालीम दें, सेहत दें। बच्चे तो, लोग तो तंग हैं। और अगर इस वक्त इमरान खान उनको नजर ना आए, ये बात मेरी यकीन रखिएगा, इमरान खान इज द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान। वो लोग जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो आपके हुकूमत में जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी उम्मीद है, किसानों की, काश्तकारों की, वो खान को देख रहे हैं। अगर खान ना होता तो कब का इनकलाब और श्रीलंका बन चुका होता। उनको अब खान साहब क्यों कॉल दे रहे हैं? क्या खान साहब की जात का मसला है? इसलिए कि ये क्राउड
اگر ان کو لیڈر نہ ملا, یہ لیڈر کراؤڈ سڑکوں پر نکل آیا, تو پھر آپ رضا یہ یقین رکھیے گا نہ میرا گھر محفوظ ہوگا نہ آپ کا محفوظ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, جب غریب آدمی وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے, تو اگر وہ مرنے مارنے میں تل رہا ہے, اس کے بچے مر رہے ہیں, تو وہ کسی کے بچے کیوں چھوڑے گا؟ سری لنکا تو 2 کروڑ کا ملک تھا, یہ 24 کروڑ کا ملک ہے آپ کا, 22 کا نہیں رہا آپ کا یہ. اور اگر خان ان کو لیڈ نہ کرے, لیڈر لیس کراؤڈ ہو جائے, تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ پاکستان سے کھیل رہے ہیں, یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, یہ عوام کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے کیسز انہوں نے اپنے ختم کروا لیے. ہر چیز ختم کروانے کے بعد اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خان کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں. خان صاحب آپ کو خود بتا چکے کہ یہ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں, کبھی -1 کرنے کی پلاننگ ہے, کبھی کس طرح کے کام ہو رہے ہیں. روز آ جاتا ہے وارنٹ گرفتاری, میں خود وکیل ہوں, اور 506 کا کیس, میرے بھائی کیا کیس ہے, آپ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلواتے ہو, ساتھ ہی پولیس کو کہتے ہو جاؤ بنی گالا چلے جاؤ. تو گزارش صرف اتنی ہے, پاکستان کا سوچیں, یہ کیا ایٹمی ملک ہے, یہ 22 کروڑ 24 کروڑ کا ملک ہے. اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اگر سڑکوں پر نکل آئے خان کی کال پہ, تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. پہلے 25 ستمبر کو انہوں نے, چونکہ پنجاب حکومت ان کے پاس تھی, انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو انڈیا دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا, جو انڈیا کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا, جو فلسطین میں نہیں ہو رہا. ہماری ماؤں پہ, بہنوں پہ, بچوں پہ, نوجوانوں پہ, بوڑھوں پہ شیلنگ, وہ شیلنگ جو ایکسپائرڈ شیلنگ تھی, ٹیئر گیس. وہ اور ابھی بھی کیا کہتا ہے رانا ثناء اللہ, کہتا ہے اب میں نے جہازوں کے ذریعے شیلنگ کرنی ہے. میرے بھائی آپ 25 کلومیٹر کی حکومت ہے, اور اب جو خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں تیاری, میں آپ کو یہ رضا بتا دوں کہ میکسیمم میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں, 10 تاریخ اتوار والے دن 12 ربیع الاول ہے, 11 یا 12 تاریخ کو آپ کو کال خان صاحب دینے لگے ہیں. ابھی میٹنگ جاری ہے لانگ مارچ کی, یہ میں آپ کے چینل کے ذریعے خبر بریک کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پہیا جام ہوگا, کوئی کہیں سے نہیں نکل سکے گا. تو پھر مجھے بتائیے, جب یہ حالات ہوں گے تو یہ حکمران جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ شیلنگ کریں گے جہازوں کے ذریعے, یہ تو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. تو ابھی جس میں بہتری ہے, پنجابی میں پنڈو بندہ ہوں, اپنے حلقے ارون آباد بہاول نگر آخری ضلع ہے ساؤتھ پنجاب کا. ان کو ابھی میں کہتا ہوں ڈلے دیرا میں کچھ نہیں بگڑیا. پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں ابھی بھی وہ کچھ نہیں ہوا, ابھی بھی حالات کنٹرول ہیں. ابھی خان نے لوگوں کو نہیں کال دی, نہیں آواز دی, لوگ بہت تنگ ہیں. ابھی بھی آپ کنسنسس کے ساتھ بیٹھیں, ایک ہی راستہ ہے ملک کو بچانے کا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم عوام کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, تو آئیں. فیئر اینڈ فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی حربہ اختیار کریں گے, آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے, وہ تباہی کا ہے, وہ بربادی کا ہے, وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. عمران خان پاکستان ہے. دیکھیں ایک فکرہ سن لیں میرا آخری. دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا رضا, پاکستان کی پولیٹکس ہوتی تھی بھٹو اینٹی بھٹو. آج پولیٹکس ہے خان اینٹی خان. واحد فیڈریشن کی جماعت ہے. اس لیے عقل و روش کے ناقل لیں اور ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں. اوکے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا جی شوکت ویسے صاحب کا. صدیق الفاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صدیق الفاروق صاحب کال دینے جا رہے ہیں, خان صاحب بہت بڑی خبر بتا دی ہے, اور 11 یا 12 تاریخ کو عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ویری آفٹر دس ربیع الاول. تو یہ تو اب اگر خان صاحب نے کال دے دی تو وہ کہہ رہے پہیا جام ہڑتال ہوگی اور کوئی کہیں سے نکل نہیں سکے گا, اینڈ ایوری بڈی بیکاز از ود خان, دے آر ویری کانفیڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب فانی انسان ہیں سمیت عمران کے. سوری کیا کہا آپ نے؟ ہم سب
فانی انسان ہے, ہم نے فنا ہو جانا سبھی کا ہو گیا ہے, فانی ہے جی. کتنی زندگی ہے اس کی, اور پاکستان, ریاست پاکستان نے انشاءاللہ قیامت تک جینا ہے, باقی رہنا ہے. تو عمران خان کو پاکستان کہنا, خدا نہ خواستہ یہ اگر, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اب پتہ نہیں کتنے سال ہیں, سال ہے, 2 ہیں, 4 ہیں, تو خان ٹر گیا تھا کہ پاکستان چلا گیا, یہ بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ ان لوگوں نے جو توہین عدالت کی, اس پہ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس ملک سے باہر تھے, سارے جو ججز تھے وہ بیٹھے, انہوں نے عمران خان کی تقریر سنی, عمران خان کے جو چیلنجز تھے وہ سنے, اور بالاتفاق کہا کہ عدالت کی توہین ہوئی ہے, اور انہوں نے نوٹس دے کے بلا لی. تو اس کا مطلب ہے توہین ہوئی, ہاں معافی مانگی, اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی معافی مان لیتے ہیں, تو معافی مانگنی پڑی. اور وہاں عدالت بھی گئے کہ کہہ دینا کہ خان آیا تھا, معافی مانگنے آیا تھا. تو چلیے جی, یہ عدالت نے اگر معافی دے دی ہے, عدالت کا اختیار. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کی اور یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں. بھائی آف شور کمپنیاں تو عمران خان کی ہیں. اچھا 40 ارب روپے کی کرپشن جو کووڈ 19 کی غیر ملکی امداد آئی, 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی, اس میں 40 ارب کی کرپشن ہوئی, اور وہ اپنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ دی جو عمران خان نے پہلے چھپا دی, پھر IMF نے زور ڈال کے وہ نکلوائی. پر وہ 40 ارب کی کرپشن کا کیا ہوا, وہ تو اب ہم نوٹس لیں گے انشاءاللہ. پھر 40 ارب روپے آئے بیرون ملک سے, برطانیہ سے, تو جو وہ آپ ایک NDMA کے کالا تھرو آئے پیسہ تھے, تھا. آپ کو یاد ہوگا اس سب میں سارا معاملہ NDMA کا کردار تھا, تو آپ NDMA پہ بنائیں گے کیسز؟ جی بالکل. کیا کہا آپ نے؟ NDMA پہ تھے نا وہ, تو NDMA کے تھرو آ رہا تھا, سب کچھ NDMA کر رہا تھا اس میں, آپ NDMA پہ کیسز بنائیں گے پھر؟ نہیں, میں نے یہ بتایا ہے کہ NDMA نہیں تھا, دوسری ایجنسی تھی, وہ بنائی تھی انہوں نے کمیٹی. کووڈ 19 میں تو NDMA تھا یا NCOC تھا؟ کووڈ 19 میں جو آیا ہے NCOC وہ تھا نا, عمران خان نے رپورٹ چھپائی نا جی. NCOC اور لیکن میں جو بات NDMA کہہ اس رہا ہوں, کے ذمہ داران تھے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. ندا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ رپورٹ عمران خان نے چھپائی, پھر اس پہ IMF نے دباؤ ڈال کے نکلوائی. اب NDMA آتا ہے, حکومت ان کی تھی, وہ کون آتا ہے اس پہ کاروائی ہوگی. اچھا پھر آپ آ جائیے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا انکوائری چینی اور گندم اور دوائیوں کی, وہ کہاں کیا نتیجہ نکلا, وہ جو 600 ارب سے زیادہ ایک ایک چیز میں کرپشن ہے وہ کہاں گئی. تو یہ ساری ابھی جو انہوں نے بیچے اپنا توشہ خانہ کہہ کے فوراً بھاگ گئے, توشہ خانے میں جو گھڑیاں بیچی اور اس میں 18 کروڑ روپے اپنے آپ نے ایسیٹس میں نہیں دکھائے, وہ کدھر گئے؟ وہ کرپشن نہیں ہے؟ ہیرے کی انگوٹھی کرپشن نہیں ہے؟ یہ ساری کرپشن ہی تو ہے بھائی, سامنے پڑی ہے. تو اس لیے یہ جو کرپشن ہے یہ اور کسی نے نہیں کی, یہ عمران خان پہ آتی ہے. پھر اپنی جو ہیلی کاپٹر کیس تھا, اپنا میٹرو پشاور کا کیس تھا, کیا کیا, راتوں رات صدر سے آرڈیننس پاس کروا لیا اور اپنے آپ کو نیب کے قوانین سے نکلا لیا. وزیر اعظم غائب, کابینہ کے ممبر باہر نکل گئے, 4 چیف منسٹر باہر نکل گئے, اور جناب علی بیوروکریسی باہر نکل گئی. پیچھے کون رہ گیا؟ صرف اپوزیشن. یہ انصاف ہو رہا ہے, یہ عدل ہو رہا ہے. یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, ہم کرپشن ختم کریں گے. آپ نے پشاور میں آپ کی حکومت کو 9 سال ہو گئے, آپ نے کہا تھا ہم 100 دن میں بڑے مگرمچھ پکڑ لیں گے. جب آپ نے کرپشن کا وہاں احتساب کا نظام قائم کیا اور انہوں نے آپ کے چیف منسٹر اور منسٹروں کو پکڑنے کا ارادہ ظاہر کیا, سارا نظام عمران خان نے ختم کر دیا وہ اینٹی کرپشن کا, اور قوم کے 1 ارب روپے ضائع ہو گئے. کس نے پکڑا؟ اس لیے آپ جھوٹ مت بولو, آپ غلط بیانی سے مت کام لو. آپ عمران جو فانی آدمی ہے اسے پاکستان مت کہو. پاکستان قائد اعظم علیہ رحمت نے بنایا, وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد لیاقت علی خان آئے, شہید کر دیا, دنیا سے چلے گئے. پاکستان قائم, پاکستان رہے گا, عمران خان نہیں ہوگا. ہاں ہم سب نے مل کے معاملات کو درست کرنا ہے. آپ بالکل کال دیں,
12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला अपने फजल करम से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस दिन अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मां खातिमुन नबिय्यीन पैदा हुए, सब उम्मत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वह रहमतुल लिल आलमीन बना के अल्लाह ने भेजा, तो सारी दुनिया के लिए रहमत है। वो दिन गुजर जाए, ये कॉल दें, आए फिर हम देख लेंगे। दें कॉल, ठीक है, कॉल दे, हम देख लेंगे। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। शौकत बसरा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जी आपने भी सारी बातें सुनी, एक तरफ ये सारे मामलात हैं, अच्छा दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि खान साहब चले और आपने जैसे अभी आप ब्रेक भी किया खबर के जी कॉल देने वाले, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां भी हैं, वो भी हकीकत हमारे सामने, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो मुतासिर हुए, ऐसी सिचुएशन में ये सिनेरियो बिल्डअप करना कैसा होगा? और दूसरा एक और अहम बात ये भी है कि देखें जो इस वक्त सिचुएशन है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं जलसों के अंदर भी, उसमें भी थोड़ा सा नजरसानी की जरूरत नहीं है कि खान साहब एक जगह जब बात करते हैं कोई और फिर उसके बाद उसी बात के हवाले से उसको एक्सप्लेनेशन में कुछ और मतलब देते हैं, ठीक है कि या तो फिर वो वाली बात हम सुन ले कि जैसे हम कहते हैं कि जी खान साहब की हुकूमत यानी कि आपकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर होती थी, और अब वो जो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि जी सफा पलटते देर नहीं लगती, तो क्या सफा पलट गए जिसकी वजह से ये सारे मामला इस वक्त आ रहे हैं सामने? क्या वजूहात क्या है? अरे पहली बात तो सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे से ज्यादा माशाल्लाह सियासत को भी इन्होंने देखा है, दुनिया को भी देखा है और तजर्बात बहुत ज्यादा है, लेकिन जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं और उन्हें ये याद दिलाऊं कि सिद्दीकुल फारूक साहब इस वक्त वफाकी हुकूमत आपकी है। तमाम इदारे जो उन्होंने, आपने माशाल्लाह खुद ही हुकूमत होते हुए कवानीन भी बदल दिए, नैब का चेयरमैन भी लगा दिया, FIA भी आपके अंदर। हुकूमतें बातें नहीं करती, हुकूमतें कहानियां नहीं सुनाती, हुकूमत ये नहीं बताती कि ये इमरान खान ने फलां करप्शन की, इमरान खान ने फलां किया। हुकूमतें काम करती हैं। आज 4-5 महीने हो गए हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को इन्होंने कब्जा लिया हुआ, एक रिजीम चेंज किया इन्होंने अमेरिका की ताबेदारी करते हुए 13 जमातों ने जो गैर कानूनी कब्जा किया। अब इनको ये बताऊं मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप हुकूमत हैं, आप कार्रवाई करें, आप मुकदमात दर्ज करें, आप बातें ना करें। आप तो यहाँ बैठ के हमें कहानियां सुना रहे हैं कि जी वो फलां में करप्शन कर दी, फलां में करप्शन कर दी। वो कल हम एक और सुन रहे थे कि जाते हुए इमरान खान इकट्ठी 2000 बोतलें भी ले गया पानी वाली। यार सिद्दीकुल फारूक साहब, यहाँ पे अरबों खरबों की करप्शन की बात हो रही है। 2000 बोतलें 80,000 रुपए की बोतलें हैं और उनको लोड करते हुए मेरे ख्याल में 4 घंटे तो लग जाते हैं। जो आपने वो वीडियो भी दिखा देनी थी कौम को कि ये देखिए इमरान खान बोतलें लोड कर रहा है पानी पीने वाली। ओ भाई, वो शख्स तो रहता अपने घर था, अकेला डायरी लेके निकला और आज देखिए पूरी कौम जो है उसके साथ खड़ी है। इसलिए हमने कहानियां ना सुनाए, आपको याद दिला दें कि अब आप हुकूमत में हैं तो अब आप कार्रवाई करें और ताकि कौम को भी पता चले। सिवाय टीवी टॉक शोज के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, अभी तक कम से कम हमारे सामने तो ऐसी चीज नहीं आ सकी जिससे पता चले कि जी खान साहब ने कौन सी करप्शन की है। तमाम इदारे इन्होंने पीछे लगाए हुए हैं, अभी तक खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, तो हालात अभी तक ये है। दूसरी बात देखिए, सूरत ये है, हर गुजरने वाला लम्हा जो है वो पाकिस्तान के लिए भारी हो रहा है। आप ये पूछिए कि इमरान खान की तरफ पूरा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अब सिलाब के बात देख ले, अकेले इमरान खान ने टोटल 8 घंटों में या 6 घंटों में 15 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। आप मुझे बताएं वो इमरान खान, सब मैं बात मुकम्मल कर लूं, सब आप बात कीजिएगा, खुल के बात कीजिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। और अंदाजा करें कि आप तमाम टीवी चैनल्स को हदायत दे रहे हैं कि कोई शख्स टीवी चैनल किसी ने जरूरत की इमरान खान को दिखाने की, क्योंकि इमरान खान तो इंडिया का लीडर है भाई, इंडिया के साथ तो तलकत आपके है, मशीनरी आपकी आ रही है, आपके वो आ रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हैं आधा आ गया वो,
अपना जो लगना था अपना हाउस और आधा आना है वहां से। तो भाई हमारी गुजारिश ये है कि इमरान खान को आप बैन कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए, सैलाब ज़दगार के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। दूसरी बात, अब वो जितना पाकिस्तान है खावल सैलाब ज़दगार है, वो देख रहे हैं कि जब इमरान खान था हमें राशन कार्ड भी मिल रहा था, एहसास प्रोग्राम भी मिल रहा था, हेल्थ कार्ड भी मिल रहा था। आज तो ये प्लानिंग हो रही है, बंद कमरों में आपने वीडियो वो ऑडियो सुन ली होगी कि किसी ना किसी तरीके से ये हेल्थ कार्ड बंद कर दिया जाए जी। आप मुझे बताइए कि अगर अब भी हम गरीबों के लिए ना निकले, जब गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद करने की बात हो रही हो, सैलाब ज़दगार बेचारों के लिए कुछ ना किया जा रहा हो फोटो शूट के, और जो उनके लिए पैसे इकट्ठे करे, फंड रेजिंग करे, उसका टीवी बंद कर दे, उसको दिखाना नहीं है ताकि इमरान खान अपनी जात के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। भाई वो तो उन्हीं सैलाब ज़दगार के लिए कर रहे हैं, हर जगह पे गए हैं वो। इसलिए रिदा अब एक ही हल है कि इमरान खान, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, अवाम का कुछ करना है, गरीबों का सोचना है, मजदूरों का सोचना है, तो इमरान खान को बाहर निकलना होगा। वरना आज हालत ये है कि आप देखें हो क्या रहा है, खुफिया ऑडियोज आ रही है कि इंडिया के साथ फलां चीज, जबकि वो कश्मीरियों को मार रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ तिजारत बैन है। ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि जरा इसाकदार साहब से जुम्मे लाओ, वो जरा पतली गली च जेड़ा ना उन्होंने बड़े तरीके आंदे ने चीज़ां लियाण दे। तो इमरान खान पाकिस्तान है, मैं फिर कहता हूँ इमरान खान की तरफ पाकिस्तान देख रहा है, वाहिद फेडरेशन की जमात है, तो इसलिए इमरान खान अगर कॉल नहीं देगा तो लोग अगर खुद ब खुद घरों से निकल पड़े तो रिदा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और देखो फारूक साहब से भी कह रहा हूँ, तमाम सियासी पार्टियों को बता रहा हूँ, असल में इनका प्लान क्या है। ये 40-50 लोग हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ से अपने ब्रीफकेस लेने हैं और इन्होंने अपने अपने मुल्कों को चला जाना है। सिद्दीकुल फारूक साहब भी मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे, आप भी यहाँ पे रहेंगी, और वो जहां उनका सारा कुछ पड़ा वहां चले जाएंगे। मैं, रिदा, सिद्दीकुल फारूक साहब सारे आपस में इन्हें लड़ते फिरेंगे और देखेंगे हमारे साथ हो क्या रहा है। इसलिए हमें फौरी तौर पर स्टेप्स लेने की जरूरत है, हमारे इदारों को देखने की जरूरत है कि इस पाकिस्तान के हालात को काबू किया जाए, पाकिस्तान के लोगों की आवाज सुनी जाए। आप देखें, खान आवाज देता है, लोग जोक दर जोक, ऐसे जलसे यहाँ भुट्टो किया करते थे, जब खान करते हैं। 13 पार्टियों को मेरा चैलेंज है, एक दफा मीनारे पाकिस्तान भर के दिखा दे हमें। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी वापस। शौकत मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह की बात किया, आई गेस उनको सम टेक्निकल ग्लिच विद हिम, उनका कोई इशू हुआ है, पानी नहीं पी रहे हैं। मैं जरा जब तक आपके पास आती हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, जो बात कर रहे हैं शौकत मिर्ज़ा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कि जी लोग तो बैठे हुए भरे हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है, महंगाई का ऐसा सुनामी है और सारी चीजें, इसी चीजों को तो रेक्टिफाई करने के लिए आपकी हुकूमत आई थी, लेकिन वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाई अब तक सोफार। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम तिजारत का जो पोर्टफोलियो था वो अपने पास रखा, क्योंकि मशीर तिजारत थे रज़ाक दाऊद। तो बतौर वजीर तिजारत इमरान खान ने इंडिया के साथ तिजारत की इजाजत दी। ये मैं बात रिकॉर्ड पर रख रहा हूं। उस दौर में जितना जो कुछ आया है, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा के दामाद हैं जो गैर सियासी आदमी हैं, समझ गए, उनके वालिद गैर सियासी हैं, वो गैर सियासी हैं, वो कारोबारी लोग हैं, उनका जायदादें हैं, उनका बिजनेस है, उन्होंने मंगाई तो इनके दौर में आधी आई आधी नहीं आई। अच्छा, उन्होंने कोशिश की, वजीर आजम साहब ने मना कर दिया, तो ये होगी ना बात, वजीर आजम ने मना कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये फरमाते हैं अमेरिका की ताबेदारी। भाई अमेरिका की ताबेदारी, फिर क्या हुआ? आपने कहा जी मुझे तो उन्होंने व्हाइट हाउस के कोने दिखाए, फिर आए तो आपने कहा जी मैं अपना क्रिकेट मैच जीत के आया, मुझे यूं महसूस हो रहा है। फिर ट्रंप के कहने पे ट्रंप ने कहा कि 8 घंटे के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान से। ट्रंप ने हुक्म दिया
आपने अभिनंदन उस पायलट को जिसने यहाँ हमला किया था छोड़ दिया, मोदी की इलेक्शन कैंपेन में उसका फायदा हुआ। फिर आपने 350 जो इंडियन कैदी थे वो मोदी की इलेक्शन कैंपेन में छोड़ दिए। फिर आपने कहा दुआ करें मोदी कामयाब हो तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर वो कश्मीर का मसला हल हो रहा है, आप देख लीजिएगा। फिर आपने क्या किया, गरीब और गरीब शौकत खानम के लिए आपने जो पैसे जमा किए पहले 5 साल में, उसका लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने वकला महाज की दरखास्त पर आपको हुक्म दिया कि पेश करें हिसाब, और वो 1 अरब से लेकर 2 अरब रुपए तक का तखमीना था, और आपने कहा था 20 करोड़ रुपए अस्पताल के लगेंगे। और जी 27 साल जी हो, जी जी 27 साल, तो वो पैसे किधर गए? ठीक है, ये गरीब के का 15 अरब रुपए, उन्होंने खुद तो कहा 5 अरब रुपए, दोबारा कहा 7 अरब रुपए, लेकिन बसरा साहब ने उनको, और वो भी नहीं आए पूरे, वो भी पैसे कम हैं। भाई अगर पैसे आए हैं तो जाएं तकसीम करें। आप तो जलसे कर रहे हैं। आपने पिशावर में नुमाइशी जनाब अली जाके कैंप का दौरा किया जिसमें आपका जूता भी पूरी तरह नहीं भीगा। फिर आप चले गए सिंध और वापस आ गए। जलसे आपने किए 50 और दौरे जो नुमाइशी किए वो आपने 2 किए। कितने पैसे आपने तकसीम किए बताइए? केपीके में आपकी हुकूमत है, कितने पैसे तकसीम किए आपने? अपना जलजला जदगान, अपना सैलाब जदगान में कितने पैसे पंजाब में तकसीम हुए? यहाँ आपकी हुकूमत है। तो बात यह है कि इस तरह की बातें करते, इलेक्शन में धांधली डस्का में आपने की, डस्का में धांधली आपने की, वो पकड़ी गई। बाद में भी आपने धांधली करने की कोशिश की। तो इसलिए खान की बात, खान 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 ये बात छोड़ें। अब आपने कॉल देनी है, आप दें, हम देख लेंगे कि कितने लोग जो हैं वो आपके साथ निकलते। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट, ये इनके तर्जुमान ने कहा था, अपना फवाद चौधरी ने, कि जनाब हमारी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे है। यानी आप तीनों लोग मिलके अगर आपका दावा सच्चा था तो जो कुछ करते रहे हैं उसका नतीजा देख लें आप। ठीक है, वन लास्ट कमेंट लूंगी। शौकत बसा साहब, वाइंड अप करना है मैंने जी। शौकत बसा साहब, एक ही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के जरिए, जी रिदा के प्रोग्राम के जरिए, खुदारा अक्ल और होश के नाकल ले। पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक सूरत से गुजर रहा है। हमारा दुश्मन जो है हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द बड़ी इस वक्त ताक लगा के बैठा हुआ है। उनकी साजिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। अगर हम लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा ना किया तो वो कहते हैं ना, दास्तान ना होगी दास्तानों में, एक ही हल है, और वो हल ये है कि तमाम सियासतदान, तमाम सुने तमाम सियासतदान फारूक साहब और गुम कर रहे हैं और उस पर सियासतें कर रहे हैं। फारूक साहब तमाम बहुत शुक्रिया शौकत बसा साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इस वक्त डिबेट में जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है मेरे पास प्रोग्राम का। नाजरीन आपके सामने ये सारी चीजें। दूसरी तरफ जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है सैलाब के हवाले से वो बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में कहत से बचने के लिए ज़राई इमरजेंसी की सख्त जरूरत होगी और इन तबाह हाल किसानों के लिए भी हुकूमत ने बीज खाद और गंदम की काश्त के लिए भी ट्रैक्टर्स का इंतजाम सरकारी स्तर पर नहीं किया तो लाखों एकड़ अराजी पर फसल काश्त नहीं हो सकेगी और बहुत तबाही होगी। तो इस हवाले से भी आगे जाके देखना है हमने बहुत सारी चीजें, मगर हुकूमत के बाद अभी तक ना कोई डेटा है और ना कोई एक्शन प्लान हमें नजर आता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आपस की सियासी चहमगोइयों और सियासी चिपकलिशें और सियासी महाजराई और लड़ाई झगड़ा है जो कि एक दूसरे के साथ हो रहा है। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सफी को इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।